तीनों जो अध्यादेश है, तीनों के तीनों अध्यादेश किसानों के हित के अध्यादेश हैं। जिन लोगों को 10-10 साल हो गए सत्ता से बाहर रहे, उनके पेट में मरोड़े लगने शुरू हो गए हैं। और उन लोगों को एक बात समझ में आ गई कि अगर ये तीनों अध्यादेश लागू हो गए तो इनको कोई सुनने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी कुत्ते की औकात बना देगी जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है और उसके चलते पानीपत में मुद्दों का बाजार काफ़ी गर्म है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज पहुंचे हैं विधायक महिपाल ढांडा के पास और एक छोटी सी चर्चा कर जानना चाहेंगे इन मुद्दों पर क्या करेगी बीजेपी सरकार। आज जो है नगर निगम में घोटाला है, काफ़ी जोरों पर है और उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है शहर में, लेकिन उसके बावजूद इस पर जो है अंकुश नहीं लगाया जा रहा। तो क्या कहेंगे महिपाल ढांडा जी से जानना चाहेंगे। देखिए, नगर निगम में के घोटालों की बात बहुत तेज़ी के साथ पिछले दिनों उछलती रही है जी। 2-3 बातें इस चीज़ में हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। बात नंबर 1 कि घोटाला किस प्रकार का हुआ, घोटाला किसने किया और घोटाला क्यों हुआ जी। किस प्रकार के घोटाले की बात मैं करना चाहता हूँ कि हम लोग कह तो रहे हैं कि भाई घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, तो किस चीज़ में घोटाला हुआ ये अभी तक कहीं से भी कोई क्लियर बात निकल के सामने नहीं आ पा रही है। कुछ जगह पे बात सामने भी आई है कि भाई किसी पार्क में घोटाला हुआ है, वहाँ पे उसकी पेमेंट को पूरा कर दिया गया है, उसमें झूले नहीं लगाए हैं, उसमें इस तरह की बातें निकल के आई हैं जी। जैसे वो बातें निकल के आई तो आदरणीय हमारे शहर के विधायक प्रमोद विज जी ने उस पर तुरंत संज्ञान लिया, उस पर एक्शन लिया है और उसकी जांच की बात भी उन्होंने करके वो जांच करवाने के लिए भी शायद उन्होंने लेटर पत्र सरकार को लिख दिया है। जैसे उसकी जांच होगी, उस जांच में जो भी कोई अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी ही सरकार है कि हम लोगों के अगर आसपास में किसी तरह का कोई गलत काम होता है तो उस गलत काम की आवाज़ खुद प्रतिनिधि उठाएं। इतना बड़ा हौसला आज से पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। वो लोग डरते थे कि कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, वो लोग डरते थे कहीं कोई बड़ा नेता या कोई और आदमी हमें कोई इस पे टोका टाकी ना करे। हमारे यहाँ तो उल्टा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते ही हैं कि अगर कहीं पर भी कोई गलत काम होता है या इस प्रकार के स्कैंडलों की कोई भी जानकारी मिलती है उस पर तुरंत एक्शन ले और उसको जो दोषी है उनको सज़ा दिलाए। इस काम में हमारे विधायक जी तुरंत हम लोग सारे की सारी टीम ने बैठ के भी फैसला किया है कि इस प्रकार के जितने भी मुद्दे हैं जो निगम में कहीं भी करप्शन से संबंधित हैं उन सब की एक सूची बनाई जाए और सूची बना के जो भी लोग अधिकारी कर्मचारी उसके अंदर दोषी है उन सब के खिलाफ एक्शन हो, उसके लिए हम लोग सरकार को लिखें और हम लोग उस प्रक्रिया में अभी निरंतर काम कर रहे हैं और इसको हम लोग अंजाम तक पहुँचाएंगे। डीटीपी के मुद्दों को लेकर के काफ़ी चर्चा है। डीटीपी द्वारा जो है ये बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, जबकि स्पीकर महोदय ने ये कहा था कि जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं जिनमें काम स्टार्ट है उन पर मतलब कागजी कार्रवाई उनकी पूरी करवाई जाए, उनको वैध कर दिया जाएगा। तो फिर भी डीटीपी द्वारा ये बिल्डिंगें लगातार तोड़ी जा रही हैं, तो इस पर क्या है? नहीं, तो सरकार के आदेश हैं कि अगर हम लोग इसी प्रकार से शहरों को बढ़ाते गए तो फिर हम ही लोग जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, हम ही लोग कहते हैं कि स्मार्ट सिटी का सपना देखा था, इंदौर बना देंगे या दूसरे काम कर देंगे, कहाँ हैं ये सपने? मगर क्या लोग उन सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका ठीक से अदा कर रहे हैं? हर रोज़ हम लोगों ने भी व्यापारियों को पहले बुलाकर कहा था कि देखिए भैया, अब हमारी कॉलोनियाँ वैध हो गई हैं, अब हमारे जो इलाके हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अगर किसी ने भी कोई भी डेवलपमेंट का काम करना है तो वो अपना कागजी काम पहले पूरा कर लें। आपने CLU लेनी है आप CLU लीजिए, आपने NOC लेनी है NOC लीजिए। जो भी कोई काम है पहले आप लीगली तौर पे अपने आप को मजबूत कर लें और उसके बाद हम लोग अपने काम धंधे को शुरू करें। मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की प्रक्रिया में गिने चुने लोग ही आगे आए और इसके अलावा किसी ने भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया। जब कदम नहीं बढ़ाया गया तो सरकार ने और हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उस डिसीजन के अकॉर्डिंग इन लोगों ने भी अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अब इसमें हम लोगों ने कहा था कि भाई जो कॉलोनियों में जो इंडस्ट्री बनी हुई है आप उनको ना छेड़ें,
और जो नई इंडस्ट्री बन रही है या जिनकी नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, आप उसके ऊपर पहला पंजा चलाइए। आप वो जो बने हुए हैं, जो साल से 2 साल से 3 साल से जो प्रतिष्ठान बन गए हैं, जिनमें के अंदर काम चल रहा है, उनको मत छेड़िए। उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है कि कोई न कोई पॉलिसी ऐसी बनवा कर उनको भी हम लोग रेगुलराइज करा लें, उनको भी हम नियमित करा लें। उसकी जो भी कोई प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है। और इसमें बहुत सारे साथी हमारे आए भी हैं जिन्होंने इस प्रकार CLU अप्लाई किया। ऐसे बहुत सारे साथियों ने उस पर काम भी शुरू किया है। अब जिन लोगों ने इस पर काम नहीं किया, जो नई कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उस पर तो सीधी बात है कि सरकार का रवैया है बहुत सख्त है। और आगे विदाउट परमिशन के कोई भी अगर बनाएगा तो उसमें मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छा काम करेंगे या ठीक काम करेंगे। थोड़े लालच के लिए जो ये डीलर्स टाइप लोग हैं, ये कॉलोनियाँ काट के ना उसमें सड़क बनाते हैं, ना उसमें सीवर डालते हैं, ना उसमें लाइट डालते हैं। उसमें कोई न कोई आप और हम जैसा गरीब व्यक्ति आके फंस जाता है। फिर फंसने के बाद में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि उनके लिए बिजली के पोल लगाना, उनके लिए फिर गलियाँ बनाना, नालियाँ बनाना, ये सारा का सारा सिस्टम बहुत हमारे जो स्वच्छता अभियान है उस अभियान को भी ये तहस-नहस करने वाले हैं। इसलिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि भाई आप बहुत कम दाम पर दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के माध्यम से, चाहे दूसरी अफोर्डेबल जो हाउसिंग ग्रुप है उनके माध्यम से आप लोग कॉलोनी काटिए। कोई मना नहीं कर रहा, आप मगर उसकी परमिशन लेके काटिए। अब ये परमिशन लेके जब तक ये लोग नहीं काटेंगे तब तक हमारे शहर की जो दुर्दशा है वो बदल जाए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और इसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार भी कुछ ठोस और कड़े कदम उठाए। और ठोस और कड़े कदम उठाने की दिशा में यही है कि नई कॉलोनी अब यहाँ पे नहीं कटेगी, किसी भी सूरत में नहीं काट सकेंगे। जिसने भी कॉलोनी काटनी पहले वो परमिशन लेके अपना काम आगे करे, ताकि जो लोग यहाँ पर रहने वाले आएंगे उनको भी किसी प्रकार की समस्या का सामना आने वाले दिनों में ना करना पड़े। बीते दिनों मेयर द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, किसी को कोई जानकारी चाहिए निगम से तो RTI के तहत दी जाए। उसको लेकर के लोगों में काफ़ी रोष है। रोष क्यों है? रोष इसीलिए लोगों का कहना है कि जो भी कोई अगर कार्रवाई गलत की जाती है निगम द्वारा, उसकी जानकारी लेने के लिए 30 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक वो गलत काम जो है आगे के आगे बढ़ते जाएंगे। तो लोग काफ़ी इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि मेयर को ऐसा लेटर जारी नहीं करना चाहिए था। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हर व्यक्ति की अपनी कोई न कोई प्रॉब्लम, कोई न कोई समस्या होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि RTI को एक दूसरे हथियार के रूप में भी उपयोग करते हैं। और दूसरे हथियार के रूप में जब उपयोग करते हैं तो कई बार लगता है कि इन लोगों ने इसको कोई धंधा तो नहीं बना लिया। अगर उन लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो अपने पार्षद के पास जाइए, पार्षद से मिलिए। जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है वो किसी न किसी इलाके में रह रहा है और उस इलाके में कोई न कोई पार्षद भी ज़रूर है। वो पार्षद से जाके अपनी बात बताए, पार्षद ना सुने तो मेयर को आके बात बताए। RTI तो आखिरी हथियार है। इसलिए RTI कोई भी आदमी जाके कहीं भी खड़ा होकर किसी भी वक्त, अगर मैं यहाँ बैठा मुझसे अभी आप जानकारी मांगना शुरू कर दे, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि मुझे MCD के या नगर निगम के या कॉरपोरेशन के सारे नियम मेरी खोपड़ी में बैठे हों, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। और उसमें अगर कोई पुख्ता जानकारी चाहिए, पुख्ता जानकारी के लिए वो RTI का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मगर अगर किसी को तत्काल बात करनी तो अपने पार्षद से बात कर सकता है, अपने निगम के मेयर से बात कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक आज सबसे जो बड़ा मुद्दा है किसानों का और PTI शिक्षकों का है। कहीं ना कहीं वो लगातार रोड पर बने हुए हैं और कहीं ना कहीं कोप का भाजन हो रहा है उनके साथ। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है PTI टीचरों पर, कहीं किसानों पर। ये पहले भी पिटते रहे हैं और आज भी पिट रहे हैं। तो कब इनकी दशा में सुधार होगा? देखिए, दो बात आपने एक साथ जोड़ के बोली। एक PTI की बात बोली है। PTI के जो टीचर भर्ती किए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भर्ती नहीं किए। जितने भी टीचर से संबंधित मामले सारे के सारे अड़ंगे कांग्रेस की सरकार छोड़ के हम लोगों के बीच में गई। कांग्रेस ने उन लोगों की भर्तियां ठीक नहीं की। भर्तियां ठीक नहीं की तो देर सवेर कोई न कोई आदमी उन्होंने RTI लगाई। RTI लगा के वो लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट के माध्यम से वो हर जगह पे हारते चले गए। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुना दिया कि भाई जो ये PTI भर्ती हैं, ये PTI भर्तियों में बड़ा भारी
कांग्रेस की सरकार में गोलमाल हुआ है और उसमें ऐसे योग्य लोगों को छोड़ दिया जो सही मायने में इस भर्ती के हकदार थे। तो उसके खिलाफ, इस बात के खिलाफ जिस भी आदमी ने वो कोर्ट में रिट डाली थी, उसके पक्ष में फैसला ये आया कि भाई दोबारा से इसका लिखित में परीक्षा ली जाए। और लिखित में परीक्षा लेके जिन परीक्षार्थियों ने उस वक्त जो 20,000 के आसपास बनते हैं उन्होंने टेस्ट दिया था, उनका दोबारा टेस्ट लेके और उनकी भर्ती की को एसएससी के द्वारा नए सिरे से किया जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा रोड़ा है? फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई आपने जेबीटी वालों को लगाया, आपने गेस्ट टीचरों को लगाया, उसी तरीके से यहाँ भी लगा दें, मगर वो टेक्निकल बात को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। टेक्निकल बात ये है कि उनके बारे में हाई कोर्ट ने या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी इस प्रकार का डिसीजन नहीं दिया कि आप लिखित में परीक्षा लेके इनको दोबारा लगाइए। इनके बारे में तो स्पेशल कंडीशन डाली है कि इनकी दोबारा परीक्षा ली जाए और परीक्षा लेके इनको जो पास होते हैं उनको इस नौकरी का लाभ दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की बात को कोई भी चीज़ जुठला दे या उनके आगे की अवहेलना करना, ये शायद किसी के बस की बात नहीं है, ये लोकतंत्र भी नहीं बोलता। एक बेरोज़गारी जो है आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। जबकि आपकी सरकार जब आई थी तो बेरोज़गारी का मुद्दा लेकर के ही आई थी सत्ता में, और बेरोज़गारी घटने की बजाय बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज की बात कर लो कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी 6 साल में। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार की बात कर लो, उन्होंने कितनी नौकरियां दी 10 साल में। और आप भारतीय जनता पार्टी के भी 5 साल के इतिहास को उठा के देख ले, जितना उन दोनों ने किया उसके जस्ट डबल जॉब हमने लोगों को दी और ईमानदारी के साथ दिए। वो तो उनको सबको बेचते थे, वो तो दुकान चलाते थे, दलाली सजाते थे, उनका तो यही धंधा रहा है। हमने कोई आदमी बोले कि भी हमने ये नौकरी मिली है और इस नौकरी में हमने कई पैसे दिए। गरीब आदमी उनके राजकाज में कभी नौकरी का सपना भी नहीं देख सकता था। यहाँ पर पढ़े लिखे गरीब नौजवानों को बड़ी संख्या में सर्विसेज मिली है, उनसे जस्ट डबल मिली है। एक बात बताइए कि जिन लोगों ने 10 साल में 40,000 नौकरी दी हों और 6 साल में जिन लोगों ने सिर्फ 10,000 नौकरियां दी हों, और एक सरकार ऐसी जिसने सिर्फ 5 साल में 1 लाख लोगों को रोज़गार दिया हो, तो रोज़गारी हमने घटाई है कि बढ़ाई है? ये तो एक उल्टा प्रश्न है। दूसरी बात ये है कि भाई कोरोना काल में कुछ इंडस्ट्री बंद हुई है। कोरोना काल में ये तो वैश्विक महामारी, और वैश्विक महामारी में पूरी दुनिया का व्यापार इधर से उधर हो गया है। अब जब ये सब लोगों को नुकसान हुआ तो इस नुकसान की घड़ी में मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे नौजवान जो जहाँ पर काम कर रहे थे उनको दोबारा रखना तो शुरू हो गए, मगर अभी उसका जिस तेज़ गति से काम बढ़ना चाहिए था उस गति से अभी व्यापार ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। धीरे धीरे वो व्यापार भी रफ्तार पकड़ेगा और भी ज़्यादा रोजगार के साधन इससे सृजन होंगे। इसमें तो ये सारी दुनिया के सामने का संकट है, ये खाली भारत का और हरियाणा का संकट नहीं है। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. महिपाल जी, अभी आपने उद्योगों की बात की, उद्योगों को लेकर के चलिए। HSIIDC के तहत प्लाट जो है उद्योगपतियों ने खरीदे थे, जिसमें 140 प्लाट जो है उनको आवंटित किए गए थे, लेकिन 120 प्लाट जो हैं उन्होंने वापस कर दिए। तो उस पर क्या कहें? देखिए, वापस करना, सरेंडर कर दिए हैं उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें उनके साथ जो है बार बार एनहांसमेंट का उनके पास लेटर्स आते हैं, उसको लेके परेशान हैं वो लोग। मैं बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है।
अनाउंसमेंट वाला आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने फंडा ही बंद कर दिया। जी। हम लोगों ने एक दाम तय कर दिया है कि इस दाम को देके कोई भी आदमी है वो प्लाट अलॉट करा सकता है, अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है। अब उसको किसी प्रकार के अनाउंसमेंट नहीं आएगी। शायद वो 8800 रुपये या 8000 रुपये कुछ ऐसा रेट सरकार ने तय किया है। उस पॉलिसी नई पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के तहत वो लोग अपने प्लॉट लें और प्लॉटिंग लेके अपने काम को शुरू करें। उसमें कोई अनाउंसमेंट का झंझट ही नहीं छोड़ा हम लोगों ने। महिपाल जी, यहाँ आपको बता दूं, जिन्होंने 5 साल पहले प्लॉट लिए थे उनको ये दिक्कत आ रही है 5 साल पहले कोई प्लॉट नहीं लिया। 5 साल पहले कोई प्लॉट नहीं लिया। 5 साल से पहले के प्लॉट वाले हैं और 5 साल के पहले के जो प्लॉट वाले हैं, जब उनके सामने ये समस्या खड़ी हुई कि अनाउंसमेंट के केस जाने शुरू हुए, तभी सरकार ने एक मुश्त फैसला लिया और एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिस पॉलिसी में एक मुश्त ही उनका रेट तय कर दिया। वो रेट तय करने के बाद अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है वो अगर 10 साल 15 साल पहले किसी ने लिया है तो वो उस पॉलिसी के अंतर्गत लिया हुआ है। अब उस पॉलिसी के अंतर्गत लिया हो तो फिर तो इसका मतलब जिन जिन लोगों ने पहले बना लिया अब उनको भी बोले कि भाई हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट दी है इसको वापस करें। ये नहीं होता। ये तो निरंतर प्रक्रिया है डेवलपमेंट की, सुधारों की। ये सुधार भी और डेवलपमेंट भी साथ साथ चलेंगे। अब एक प्रॉब्लम, एक समस्या उद्योगपतियों के हमारे सामने आई, हमने उसका एक मुश्त निपटान कर दिया। जितने भी निपटान की समस्याएं, निपटान के काम, ये सारे के सारे आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने की है। जितनी भी समस्याएं पैदा करके गए, ये पुराने पापी लोग करके गए जिन्होंने लोगों को ठगा है। एक जो है हरियाणा पूरे देश में उद्योग लगाने के मामले में तीसरे से 16वें नंबर पे आ गया है, जबकि उत्तर प्रदेश है वो 12वें से दूसरे नंबर पे आ गया है। नहीं, तो क्या प्रयास किए? वो उद्योग लगाने के मामले में नहीं है। वो व्यापार को जब हम ऑनलाइन देखते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, तो उसका एक मैटर है, उसमें रैंकिंग आती रहती है। हर साल उसकी रैंकिंग होती है। उसमें कभी हरियाणा नंबर 1 पे भी आता है, कभी हरियाणा नंबर 3 पे भी रहा है, कभी हरियाणा नंबर 15वें नंबर पे भी था। ऐसे ही अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सरकारें जो पॉलिसी बना के काम करती है, उसमें कहीं पर जो डूइंग बिजनेस है तो वो उसके तहत वो एक रैंक है, उस रैंक में फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि इसको फिर से निरंतर उसके प्रयास रहते हैं, निरंतर प्रयास रहते हैं। एक मुद्दा है बाहरी कॉलोनियों का। लगभग सड़कें सारी बन चुकी हैं, लेकिन कुछ एक हिस्से ऐसे हैं जो जिनके चलते मतलब एक गांव दूसरे गांव से जुड़ने से मतलब है नहीं जुड़ पाता। काफ़ी दिक्कतें हैं। कल ही एक खबर भी चलाई थी हमने इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, जैसा कि दमीजा कॉलोनी है देवी मंदिर रोड पे, 200-250 फुट का टुकड़ा है केवल। उसी के चलते वो सड़क जो है आपस में अटैच नहीं हो पा रही। तो ऐसे जो टुकड़े हैं उनको कब तक पूरा किया जाए? नहीं, ये ग्रामीण में नहीं, ये सिटी का इलाका लगता है। एक बात तो मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात ये, चाहे उस इलाका सिटी का चाहे वो इलाका ग्रामीण का हो जी, हमने और प्रमोद जी ने मिलकर बैठ के एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत जो भी सड़कें इस प्रकार की बची हुई है उन सब सड़कों का हम लोग प्रायोरिटी पे लेके करवाने वाले हैं। जैसे पानीपत ग्रामीण में मैं पहले भी कहता आया हूँ कि लगभग एक 48.5 करोड़ रुपए के काम पेंडिंग बचते हैं। 48.5 करोड़ रुपए जिस दिन हमारे खाते में आ जाएंगे उसी दिन हम लोग, निगम के खाते में आ जाएंगे उसी दिन हम लोग उन तमाम गलियों को बना देंगे। फिर एक भी गली ऐसी नहीं बचेगी जिसके बारे में किसी को कोई कहने का अवसर मिले। अभी उसमें से 48 करोड़ रुपए में से 32 करोड़ रुपए हमारे सैंक्शन हो गए हैं और उन 32 करोड़ रुपए के काम भी सरकार ने मांग लिए, वो चले भी गए हैं। उसका वो लोग एस्टिमेट बना रहे हैं, उसका टेंडर लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। मुश्किल से 15-16 करोड़ रुपए के काम फिर बचेंगे। हम उन कामों के लिए भी हमने उनसे एस्टिमेट कहा है कि वो बनाएं और एस्टिमेट बना के हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम लोग ऊपर से जाके फिर उस काम को भी करा लें। अभी ये देखिए ना कि कितना बड़ा बुरा हाल, कितनी दुर्गति। 25-30 साल से जहाँ पर वो लोग कॉलोनियों को वैध भी नहीं करा पाए थे, वो लोग कहीं पर एक गली भी नहीं बना पाए थे, जहाँ पर आप तो खुद वहाँ पे रहते रहे हो, आपने तो वहाँ की दुर्दशा देखी है कि भाई गोडे गोडे पानी चढ़ा रहता था, कीचड़ चढ़ा रहता था, घरों में बदबू आती थी, कोई पानी वहाँ नहीं पी सकता था, खाना बैठ के वहाँ नहीं खा सकता था। इतने बुरे हाल से 5 साल में आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने उनको निजात दिलाई है।
थोड़े बहुत जो हिस्से बचते हैं उन हिस्सों को भी हम लोगों ने दुरुस्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसके टेंडर लग गए हैं, बहुत जल्दी वो भी काम पूरा हो जाएगा। इससे भी आगे बढ़ के की बात हम लोग कर रहे हैं। हमने सीवर और पीने के पानी की जो वाटर पाइपलाइन है हमने उसका भी टेंडर करा दिया है। उसका एक टेंडर, एक हिस्से का टेंडर जिट रोड से नूरवाड़ा वाली साइड का तो लगभग सारा का सारा पास भी होके आ गया, वहाँ पे काम भी चल रहा है। अगर कोरोना नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि अब तक हमारा उधर का 80% काम पूरा हो गया होता। आज भी 40-45% से ज़्यादा काम पूरा हो गया है। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो भी उसका करने वाला है वो लगा हुआ है और बहुत जल्दी वो उस काम को पूरा कर लेगा। रही रेलवे लाइन के इधर के पार की बात, इधर के पार के लिए भी अभी कोरोना काल में ही 133 करोड़ रुपए का सीवर का प्रोजेक्ट हम लोगों का मंजूर हो गया है। अभी हमने वाटर सप्लाई के लिए दूसरा उसका सर्वे करा के उसकी भी डिनाइटी बोलते उसको हमने मांग ली है। वो जैसे ही चंडीगढ़ पहुंच जाएगी हम लोग उसको भी तुरंत पास करा के, और दोनों चीज़ों का जैसे हमने इधर कराया वैसे हम लोग उधर भी करा के पीने के पानी की समस्या को और इस गंदगी की समस्या को एक मुश्त इसका निपटान करने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जन आवास योजना में लोगों से हमने फार्म भरवाए गए थे। जिन लोगों ने फार्म भरे थे उन फार्म भरे हुए लोगों को अधिकतर को उनके मकान मिल भी गए हैं, और जिन लोगों को मिले वो हम लोगों से मिले भी हैं, वो हमारे पास भी आए हैं। उनकी वहाँ भी कोई छोटी मोटी समस्याएं थी, उन समस्याओं का भी हम लोगों ने निपटान करवाया है। बाकी कुछ लोग अभी बचते हैं। 2022 तक हमने कहा है कि 2022 तक सब लोगों को मकान उपलब्ध करवाना ये मोदी जी की सरकार की प्रायोरिटी है। हम 2022 तक हर व्यक्ति को जिसके पास अपना मकान नहीं है, अपनी छत नहीं है, हम लोग उसको उपलब्ध करा के देंगे। एक 3 अध्यादेश का मुद्दा जो है देश में बड़ा गहराया हुआ है और आए दिन बवाल होता रहता है उसको लेकर के। तीनों जो अध्यादेश है, तीनों के तीनों अध्यादेश किसानों के हित के अध्यादेश हैं। जिन लोगों को 10-10 साल हो गए सत्ता से बाहर रहे, उनके पेट में मरोड़े लगने शुरू हो गए हैं। और उन लोगों को एक बात समझ में आ गई कि अगर ये तीनों अध्यादेश लागू हो गए तो इनको कोई सूंघने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी कुत्ते की औकात बना देगी जनता। इसलिए कुछ स्वार्थी लोगों को लेके, कुछ तथाकथित किसान नेताओं को लेके इन लोगों ने सड़कों पर उतरने का मन बनाया, जिसमें आधे से ज़्यादा चौटाला के वर्कर, आधे से ज़्यादा हुड्डा के वर्कर हैं और कुछ बिचौलिए इसमें शामिल हो गए। इन लोगों ने तो कसम खा रखी है जैसे कि भाई हम लोग किसानों का उद्धार नहीं होने देंगे, भला नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर लें, किसानों के लिए हम लोगों ने बिल लेके आना था, हम लोग बिल लेके आ गए। हमने किसान भाइयों को आश्वस्त किया और कहा है कि आपकी फसल का दाम अगर मंडी से बाहर ज़्यादा मिलता है तो आप बाहर बेचो। और बाहर बेचने का मतलब ये नहीं है कि भाई खेत में से ट्रैक्टर ट्राली भर कर लेकर आ गया। कई आदमी उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं कि जी बाहर कहाँ बेचेंगे, तमिलनाडु में कड़े बेचेंगे, उत्तर प्रदेश में कड़े बेचेंगे। अरे भाई, हर चीज़ की मार्केट है। जब आप कोई भी फसल उगाते हो तो उसका जो व्यापारी है वो आके आपसे सीधा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और सीधा जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपकी फसल का दाम अगर बाज़ार से ज़्यादा दे रहा है तो अपना ट्रक लेकर आपके खेत में आएगा, आपके खेत में से माल उठा कर लेके चला जाएगा। उसमें उसको जो मार्केट फीस देनी होती है वो नहीं देनी पड़ेगी, उसको उसका इतना लाभ है। और उसमें व्यापारी को भी और किसान को भी ये छूट है कि भाई वो कहीं से भी कोई भी माल खरीदे, मगर एमएसपी से ज़्यादा रेट पे खरीदे। एमएसपी से ज़्यादा रेट पे जब किसान का माल बिकेगा तो बताओ इनको क्या प्रॉब्लम है जो लोग सड़क पे बैठे हैं।